लेकिन क्या होगा अगर ऐसा हो कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी का मेहनत लगाकर पैसा इन्वेस्ट किया शेयर बाजार में और भविष्य में वो व्यक्ति ही ना रहे, तो उनका इन्वेस्ट किया हुआ शेयर बाजार में पैसों का क्या होगा। देखो, जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा तकलीफ आता है ना, तो उस व्यक्ति का तकलीफ का फायदा उठाने ये दुनिया जरूर आती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में काफी मेहनत से पैसा कमाता है और एक व्यक्ति अपने जीवन में काफी मेहनत से अपने पैसों को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट भी करता है। इसी उम्मीद में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो जो पैसा वो व्यक्ति शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पैसा ग्रो होगा भविष्य में, ताकि वो पैसा भविष्य में उनको भी काम आ सके और उनके फैमिली मेंबर को भी काम आ सके वो पैसा। इसीलिए इसी उम्मीद की वजह से कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा हो कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी का मेहनत लगाकर पैसा इन्वेस्ट किया शेयर बाजार में और भविष्य में वो व्यक्ति ही ना रहे, तो उनका इन्वेस्ट किया हुआ शेयर बाजार में पैसों का क्या होगा। क्या उनको फैमिली मेंबर को उनका पैसा मिलेगा जो उन्होंने शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक है थोड़ा अजीब सा टॉपिक है। वीडियो बनाने का मेरा तो मन नहीं था इस टॉपिक पर, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जानना सबके लिए जरूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इंसान का जीवन का मौत एक ऐसा सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट करने में हर कोई डरता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि डेथ होने के बाद यानी कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के बाद उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ स्टॉक्स का क्या होगा। मान के चलते हैं कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने शेयर बाजार में अलग अलग स्टॉक्स को खरीदकर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन क्या होगा अगर वो व्यक्ति का अचानक से डेथ हो जाता है तो उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ स्टॉक्स का क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे कि डेथ होने के बाद म्यूचुअल फंड का क्या होगा। मान के चलते हैं एक व्यक्ति है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता है तो उनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसों का क्या होगा, एसआईपी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे कि डेथ होने के बाद ट्रेडिंग बैलेंस का क्या होगा। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करता है, अब अगर ट्रेडिंग करता है तो उनके डीमेट खाता में काफी सारा पैसा पड़ा हुआ रहता है, तो अगर वैसे व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उनका ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस है, जो पैसा है, लाखों करोड़ों रुपया होता है, उन पैसों का क्या होगा। क्या ये सारा पैसा डूब जाता है या फिर मिलता है, किसी को फैमिली मेंबर को मिलता है तो कैसे मिलता है, नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। आज के वीडियो में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा और ये वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको इस टॉपिक पर दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेथ होने के बाद स्टॉक्स का क्या होगा। देखिए, 3 टॉपिक है, 3 चीज आपको समझना पड़ेगा। पहला, स्टॉक्स का कहानी अलग होता है। दूसरा, शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, उसका कहानी अलग होता है। तीसरा, आपका जो डीमेट खाता में पैसा वगैरह रहता है, ट्रेडिंग बैलेंस जिसको बोला जाता है, उसका कहानी कुछ और होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले समझते हैं कि डेथ होने के बाद स्टॉक्स का क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं आपने शेयर बाजार में कोई भी ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, बी नाम के कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, सी नाम के कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है और ये तीनों कंपनी के शेयर में आपने टोटल, मान के चलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इतना समझ गए। अब पहले क्या होता था, यानी कि आज से बहुत साल पहले क्या होता था कि शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते थे ना, तो पहले वो जो शेयर होता था, कोई भी कंपनी का जो शेयर होता था ना, वो फिजिकल फॉर्म में होता था। फिजिकल यानी कि एक कागज का टुकड़ा होता था, इस तरीके का। ये कोई शेयर नहीं है, ये बस एक कागज है। आप ऐसा समझो कि आज से बहुत साल पहले जब दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, उस समय अगर आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदते थे तो फिजिकली खरीदना पड़ता था, यानी कि एक कागज का टुकड़ा रहता था, उसी को शेयर बोला जाता था। तो थोड़ा पास्ट के हिसाब से समझते हैं। आज से जब बहुत साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो कागज के टुकड़ों में शेयर को खरीदा जाता था। अब मान के चलते हैं ये कोई भी कंपनी का शेयर है, मैंने इसको खरीद लिया और इसमें मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये तो है एक कागज का टुकड़ा, अब कागज का टुकड़ा में मेरा 5 लाख का वैल्यू है, समझिएगा ध्यान से। अब मान के चलते हैं ये जो कागज का टुकड़ा है मेरे घर से गुम हो जाता है, तो अगर ये कागज का टुकड़ा गुम हो जाता है तो क्या मेरा 5 लाख रुपया मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने जो शेयर खरीदा है फिजिकल फॉर्म में खरीदा है। अब ये फिजिकल फॉर्म में मैंने खरीदने के बाद ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो शेयर है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि इसको मैं अच्छे से अपने घर पे स्टोर करके रखूंगा। अब अच्छे से स्टोर करके रखूंगा तभी ना ये जो शेयर है इसको बेच के मैं अपना जो रिटर्न है वो निकालूंगा। लेकिन मैं अगर इसको अच्छे से स्टोर करके नहीं रख पाऊंगा, अगर ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो कंपनी का शेयर है, इसको ये अगर गुम हो जाता है मेरे घर से, तो मेरा जो 5 लाख रुपया है या फिर जो भी मेरा शेयर का वैल्यू है पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि वो तो फिजिकल शेयर था, गुम हो गया, उसमें किसका गलती है? मेरा ही गलती है। ये पहले का कहानी था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आ गया, जब से शेयर बाजार में काफी सारा पार्टिसिपेट बढ़ गया, उसके बाद क्या हो गया कि चीजें ऑनलाइन हो गया।
अब आज के डेट में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो अपने मोबाइल से, अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू से, घर बैठे इंटरनेट के थ्रू से कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जबकि आज के डेट में हम अपने मोबाइल से डीमेट अकाउंट के थ्रू से कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो जो शेयर है वो जाता कहां पर है, वो जो शेयर है वो रहता कहां पर है। आज से बहुत साल पहले जब हम लोग शेयर खरीदते थे तब तो कागज का टुकड़ा हुआ करता था। अब अगर कागज हमारे पास है तो उस शेयर का वैल्यू है, कागज गुम हो गया तो हमारा पैसा डूब गया। लेकिन आज के डेट में हम लोग ऑनलाइन जो मोबाइल से डीमेट अकाउंट के थ्रू से शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो आज के डेट में वो जो शेयर है, कोई भी शेयर आप खरीदते हो, वो शेयर रहता कहां पर है? क्या आपके डीमेट अकाउंट में रहता है? क्या आपके मोबाइल पर रहता है? तो इसका आंसर है नो, आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर नहीं रहता है। तो इसके लिए सरकार ने एक सिस्टम बना के रखा है, एक डिपॉजिटरी बना के रखा है, उसको बोला जाता है CDSL एंड NSDL। इन दोनों कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन दोनों कंपनी का सिंपल इतना ही काम रहता है कि शेयर बाजार में कोई भी अगर डिजिटली कंपनी के शेयर को खरीदता है तो वो जो शेयर है वो इनके पास स्टोर रहता है। आज के डेट में आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदो, आपने तो अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू से, मोबाइल के थ्रू से, इंटरनेट के थ्रू से उस शेयर को खरीद लिया, लेकिन वो शेयर स्टोर कहां पर रहता है? या तो वो शेयर CDSL के पास स्टोर रहता है, या तो वो जो शेयर है वो NSDL के पास स्टोर रहता है। इन दोनों का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, और ये दोनों जो कंपनी है इनके पास लोगों के शेयर स्टोर रहता है। ठीक है, आज से बहुत साल पहले जब आप कागज का जो शेयर रहता था वो आप घर पे स्टोर रखते थे ना, अब घर का जिम्मेदारी किसका है? घर अगर घर से ही गुम हो गया तो वो जिम्मेदारी आपका रहेगा। लेकिन आज के डेट में चीजें ऑनलाइन होने की वजह से ये दोनों डिपॉजिटरी बन गया। अब ये दोनों डिपॉजिटरी के पास इंडियन हर इन्वेस्टर का जो शेयर है इनके पास ही स्टोर रहता है। तो आज के डेट में चाहे आपका मोबाइल गुम हो जाए, चाहे आप ही गुम हो जाओ, आपका जो शेयर है इन दोनों के पास है। इतना समझ गए ना? इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने का मेरा एक ही रीजन है कि जो भी चीज मैं आपको समझाऊं एक बार में भेजे में घुस जाए। तो अगर आपके भेजे में घुसा तो नीचे कमेंट करके थैंक यू बोल देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना समझ गए, कोई भी एक, मान के चलते हैं कोई भी एक राजू नाम का व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने मोबाइल के थ्रू से, डीमेट अकाउंट के थ्रू से अलग अलग कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। 5 लाख रुपया उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब मान के चलते हैं ये जो राजू जी है इनका अचानक से डेथ हो जाता है, तो क्या इनके फैमिली मेंबर को इनका जो पैसा है, इनका जो शेयर है मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला बात तो ये है कि आज के डेट में आप कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो तो नॉमिनी ऐड करने का जो फीचर है काफी ज्यादा कंपलसरी हो गया है। तो पहला बात आपको नॉमिनी ऐड करना है। और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं एक और बहुत बढ़िया फीचर आ गया है कि नॉमिनी ऐड करने के दौरान उस नॉमिनी का जो फोन नंबर है उसको भी ऐड किया जा रहा है। ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन आया है, फीचर आया है। तो पहले आप जाओ अपने डीमेट अकाउंट में जाओ, उसमें चेक करो कि नॉमिनी ऐड है कि नहीं। अगर नॉमिनी ऐड है, बहुत बढ़िया बात है। वहां पर फोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन रहता है, उसको भी आप ऐड कर दो। जैसे ही आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर दोगे तो पहला आपका जो टेंशन है वो खत्म हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मान के चलते हैं राजू जी का अगर डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली मेंबर को कैसे मिलेगा? तो उनका जो फैमिली मेंबर है जिसको भी राजू जी ने अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड किया होगा, उस नॉमिनी को क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम कैसे करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है? अब आपका ये सवाल आएगा कि सर हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, हमें उतना जानकारी नहीं है, तो कैसे क्लेम होगा? तो उसके लिए अगर आपके अंदर उतना समझ नहीं है तो सिंपल मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। जिस ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है, यानी कि जिस ब्रोकर के पास उनका डीमेट अकाउंट है, जिस व्यक्ति का डेथ हो गया है, उस ब्रोकर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता है। दूसरा रास्ता क्या है कि या तो आप डायरेक्ट CDSL को या फिर NSDL को कांटेक्ट करके भी आप मदद ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो उन्होंने, यानी कि राजू जी ने शेयर को खरीदा है, वो जो शेयर है कहां पर? CDSL के पास होगा या फिर NSDL के पास होगा। तो पैन नंबर वेरिफिकेशन जैसे ही CDSL में, NSDL में कर दिया जाएगा तो वहां पे जो शेयर है, कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, कितना अभी के टाइम पे एक्चुअल वैल्यू है, सारा डिटेल आ जाएगा। आपको डीमेट खाता खोलने की जरूरत भी नहीं। वो जो शेयर है इन दोनों के पास है। अब इन दोनों के पास इनका अगर पैन नंबर वेरिफिकेशन दिया जाएगा तो इन दोनों के पास पूरा डिटेल ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है, ध्यान से समझो। पहले तो आपको नॉमिनी ऐड करना है। अगर आपके भी मन में डर है तो नॉमिनी को ऐड कर देना है, नॉमिनी का फोन नंबर है वो भी ऐड कर देना है। उसके बाद वो जो शेयर है इन दोनों के पास रहता है, तो फोन भी गुम हो जाए फिर भी डर नहीं है। उस व्यक्ति का अगर भगवान ना करे कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, फिर भी आप क्लेम करके वो जो शेयर है अपने अकाउंट में, यानी कि जो भी नॉमिनी होगा, नॉमिनी के डीमेट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान के चलते हैं राजू जी ने ABC नाम के कंपनी के शेयर को खरीदा है। अब राजू जी का डेथ हो गया। अब राजू जी ने
जिस भी नॉमिनी को ऐड किया था, अब वो नॉमिनी अगर क्लेम करता है सीडीएसएल में, एनएसडीएल में, तो वो जो शेयर है, जितना भी शेयर है उनके नॉमिनी के अकाउंट में उनका जो शेयर है सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है। और मदद कैसे लेना है, या तो आप ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप एनएसडीएल सीडीएसएल में ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा डाउट क्लियर हो गया है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारा बहुत बड़ा डाउट था स्टॉक्स का क्या होता है, तो ये डाउट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि डेथ होने के बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, या फिर जो व्यक्ति एसआईपी इन्वेस्टमेंट करता है, हर महीना इन्वेस्टमेंट करता है, उस व्यक्ति का अगर अचानक से डेथ हो जाता है तो उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। आइए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है आपके म्यूचुअल फंड एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रहता है। यानी कि आप चाहे इंडियन मार्केट में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो कोई भी म्यूचुअल फंड रहे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी म्यूचुअल फंड रहे, उस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है, वहां पे आपको एनएवी मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, ये मिलता है आपको। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको एनएवी मिलेगा। जैसे डायरेक्ट शेयर को खरीदते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट शेयर ही मिलता है। अब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी तो यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए, तो क्या मिलता है, यहाँ पर एनएवी मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है या फिर एसआईपी के थ्रू से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनको जो एनएवी मिलता है वो एनएवी आखिर रहता कहां पर है, तो यहां पर भी सेम वही कहानी है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो एनएवी है वो आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रहता है, यानी कि आपका जो एएमसी है उनके पास स्टोर रहता है। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बदले में एनएवी मिलता है। अब वो एनएवी रहता कहां पर है, आपके एएमसी के पास रहता है। एएमसी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तो अफसोस की बात यह है कि मैं किसी भी कंपनी का नाम तो सोशल मीडिया पर नहीं ले सकता, लेकिन मान के चलते हैं आपने कोई लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो जो लार्ज कैप फंड है किसी ना किसी कंपनी के थ्रू से ही वो फंड बना है। उसी तरह स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी ना किसी कंपनी के थ्रू से ही वो स्मॉल कैप फंड बना है। ठीक है, तो जो भी एएमसी है आपका, उस एएमसी में आपका जो एनएवी है वो रहता है। अब सेम वही कंडीशन मान के चलते हैं एक राजू है, जो राजू जी ने म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और अचानक से राजू जी का डेथ हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेम वही कहानी होगा। उन्होंने जिनको भी नॉमिनी ऐड करके रखा होगा, वो नॉमिनी अगर उस एएमसी में क्लेम करता है, डेथ सर्टिफिकेट के साथ क्लेम करता है, तो उनका जो नॉमिनी है उनके डीमेट अकाउंट में उनका जो भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा सारा पैसा यहाँ पर आ जाएगा। पैसा तो नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड का एनएवी आ जाएगा। जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, एनएवी है, सब आ जाएगा। उसके बाद नॉमिनी चाहे तो उसको म्यूचुअल फंड को बेचकर पैसा निकाले या फिर ना निकाले, वो उस नॉमिनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए ना? तो जो भी म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो वो जो हमारा एनएवी है वो हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास होता है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी जो है, हम लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग एएमसी के पास करते हैं। अब मैं नाम अगर लेता तो आप सही तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नाम मैं नहीं ले सकता। समझ लो कि कोई एक ए नाम का लार्ज कैप फंड है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, कोई एक बी नाम का स्मॉल कैप फंड है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो अलग अलग 4-5 एएमसी में आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। अब जबकि अगर आपको क्लेम करना है तो आपको हर एक अलग अलग एएमसी में क्लेम करना पड़ेगा। एक एएमसी में क्लेम करोगे तो उस एएमसी का जो एनएवी है आपको आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह बाकी जो एएमसी है उनको भी क्लेम करना पड़ेगा। तो अलग अलग एएमसी को क्लेम करोगे तो अलग अलग एएमसी नॉमिनी के डीमेट अकाउंट में सारा का सारा जो एनएवी है वो ट्रांसफर कर देता है। इतना क्लियर हो गया ना? तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है कि डेथ होने के बाद ट्रेडिंग बैलेंस का क्या होगा। मान के चलते हैं जो लोग ट्रेडिंग करता है उनके डीमेट खाते में लाखों करोड़ों रुपया होता है। अरे लाखों करोड़ों छोड़ दो, 1000 रुपया भी होता है। अब उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के बाद वो 1000 रुपया का कुछ तो वैल्यू होगा। वो 1000 रुपया अगर उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर को मिल जाए तो कुछ तो उनके फैमिली मेंबर को हेल्प होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी के डीमेट खाते में पैसा है और उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो पैसों का क्या होगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। सेबी ने कुछ समय पहले ही एक बहुत ही बढ़िया नियम निकाला है। अगर आपके डीमेट खाते में पैसा वगैरह है तो 3 महीना के बाद ऑटोमेटिक आपका जो ब्रोकर है, आपका ब्रोकर उस पैसे को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। किसी किसी का सेटिंग रहता है तो 3 महीना में उनका जो पैसा है ऑटोमेटिक उनके बैंक अकाउंट में आ जाता है। किसी किसी को 1 महीना में ही मिल जाता है। अब ये ऑप्शन के ऊपर है। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में जाके ये
जो ऑप्शन है 1 महीना का ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तो हर 1 महीना के बाद आपका जो डीमेट अकाउंट का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने 3 मंथ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके रखा है तो हर 3 महीना के बाद आपके डीमेट खाता में जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट तक आ जाएगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कोई राजू नाम का व्यक्ति है जिनके डीमेट अकाउंट में काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। ये राजू नाम का व्यक्ति का डेथ हो जाता है अगर, तो उनका जो डीमेट खाता में पैसा है ऑटोमेटिक उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बैंक अकाउंट का जो नॉमिनी है उनको वो पैसा मिल सकता है। तो तीनों डाउट क्लियर हो गया है ना। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो बात आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या है कि नॉमिनी को ऐड जरूर करें। आप अभी अभी जाके चेक करो कि क्या आपके डीमेट खाते में नॉमिनी ऐड है कि नहीं, क्योंकि देखो भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति काफी मेहनत से पैसा कमाता है, काफी उम्मीद के साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। अगर भगवान ना करे किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, वो पैसा उनके फैमिली मेंबर को मिल जाए तो भी तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसको आपको जरूर चेक करना है। चेक करने के बाद अगर ऐसा कोई दुर्घटना हो जाता है और आपको अगर उतना समझ नहीं है इन सब के बारे में कि कैसे क्लेम किया जाए, कैसे क्या होगा, किस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, तो ये रास्ता भी आप अपना सकते हो। अपने एरिया का कोई एक्सपर्ट से बात करें, यानी कि आप अपने एरिया में देखो कि कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट है कि नहीं, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं, कोई सेबी का बंदा है कि नहीं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, काफी एजुकेटेड पर्सन है, उससे आप कॉन्टेक्ट करके उससे आप मदद ले सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर आपके एरिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या है, अपने एरिया का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें। यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हर एक शहर में रहता है, तो अपने एरिया का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात करके, उनसे कंसल्ट करके आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद तीसरा रास्ता क्या है कि किसी एडवोकेट से बात करें। अब ये जो एडवोकेट है यानी कि वकील है, हर एक शहर में रहता है, तो किसी अच्छे एडवोकेट को पकड़कर आप हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो कि कैसे क्लेम करना है, डेथ होने के बाद उनके इन्वेस्टमेंट को कैसे नॉमिनी तक ट्रांसफर किया जाता है, उनसे भी मदद ले सकते हो। लेकिन एक जरूरी बात क्या है, डिस्क्लेमर, फ्रॉड से बचना है। यानी कि देखो जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा तकलीफ आता है ना, तो उस व्यक्ति का तकलीफ का फायदा उठाने ये दुनिया जरूर आती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी के भी फैमिली के साथ ऐसा हो और उस फैमिली का फायदा उठाने कोई बदमाश लोग आ जाए, कोई फ्रॉड करने आ जाए। तो इन सब से भी आपको बच के रहना है। अच्छे लोगों से आपको मदद लेना चाहिए, या फिर खुद को इतना काबिल बना लो कि आपको फिर दूसरा किसी से मदद लेने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि इसी तरीके का टॉपिक हमारे चैनल पर वीडियो आता ही रहता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैं जानता हूं ये टॉपिक थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, और ये जानना आपके लिए जरूरी था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे से शेयर बाजार को डिटेल में सीखना है आसान भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।